एक दिन नारायणपुर के जमींदार सुरेंद्रनाथ चौधरी के मन में यह बात आई कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, वायु परिवर्तन न करने पर शायद बीमार पड़ जाऊंगा। सुरेंद्र बाबू की आमदनी बहुत अधिक थी, अवस्था उनकी अधिक न थी, लगभग 25 वर्ष होगी। इस अवस्था के अनुसार ही शौक भी उन्हें नाना प्रकार के थे। इससे साथियों संगियों का अभाव नहीं था। बैठकबाजी करने वाले 2-4 व्यक्तियों को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरी तबीयत आजकल अच्छी मालूम नहीं पड़ती। डॉक्टरी औषधि के सेवन करने की कोई भी वैसी आवश्यकता नहीं है। मेरा तो विश्वास है कि वायु परिवर्तन द्वारा ही सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस विषय में किसी ने भी संदेह प्रकट नहीं किया। सबने कहा, वायु परिवर्तन से बढ़कर क्या औषधि हो सकती है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, कुछ समय तक नौका ही में रहा जाए तो क्या कोई हानि होगी। सब लोगों ने कहा, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। अब नौकावास के लिए धूमधाम से तैयारियां होने लगी। एक बड़ा सा बजरा सजाया जाने लगा। 2-3 महीने के लिए जो वस्तुएं जितनी मात्रा में आवश्यक हो सकती थी बजरे में रखी गई। फिर पंचांग देखकर सुरेंद्र बाबू एक शुभ दिन उसमें जा बैठे। साथ में उनके गाने बजाने वाले तथा कई संगी साथी भी चले। उन सब के बीच में एक गायिका को भी स्थान मिला। मल्लाहों ने पाल उठाकर देवी देवताओं को स्मरण करते हुए नदी में नौका छोड़ दी। हवा अनुकूल थी, इसलिए पाल के सहारे वह बड़ा सा बजरा राजहंसनी की भांति चलने लगा। स्थान स्थान पर लंगर डाल दिया जाता। सुरेंद्र बाबू दल बल लिए इधर उधर घूमने लगे। इस प्रकार जल तथा स्थल के कितने ही स्थानों का भ्रमण किया गया। बहुत दिन बीत गए। अंत में बजरा आकर कलकत्ता में लगा और जितने आदमी थे उन सब की इच्छा थी कि यहाँ अधिक दिन तक रहा जाए, किंतु सुरेंद्र बाबू इस पर तैयार न हुए। उन्होंने कहा, कलकत्ता की वायु और स्थानों की अपेक्षा दूषित है, यहाँ मैं न रहूंगा। बजरा उत्तर की ओर बढ़ाओ। सुरेंद्र बाबू की इस आज्ञा के कारण कलकत्ता में केवल एक दिन रहकर बजरा उत्तर की ओर चल पड़ा। कलकत्ता से जब वह रवाना हो गया तब सुरेंद्र बाबू के साथी लोग सोचने लगे, बजरे में बहुत दिनों तक निवास किया जा चुका। अगणित जल कणों को लेकर चलने वाले स्निग्ध वायु सेवन के कारण शरीर को बड़ा सुख मिला, साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। अब तो यदि लौटकर घर जा सकते और स्त्री बच्चों का मुख देख पाते तो शरीर की शांति संभवतः बढ़ सकती। मन में यह धारणा उत्पन्न होने के कारण और आगे बढ़ने के लिए बहुत से लोग अनिच्छुक हो उठे और घर लौट जाने की इच्छा प्रकट की। सुरेंद्र बाबू ने मना किया। तब बजरे के चंदन नगर से आगे निकलने से पहले ही प्राय सबों ने अपना अपना रास्ता लिया। सुरेंद्र बाबू तथा उनके नौकरों को छोड़कर अब बजरे में प्राय कोई भी न रह गया। बाहरी आदमियों में था एक व्यक्ति जो तबला सारंगी वगैरह बजाता था और एक थी नर्तकी जो सुरेंद्र बाबू की बहुत कृपा पात्र थी। उन्हीं को लेकर बाबू साहब आगे बढ़े। देश को लौटने का उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया। एक दिन की बात है, दिन का चौथा पहर था। सूर्य भगवान अभी तक अस्तांचल को नहीं पहुंच पाए थे। पश्चिम के आकाश पर बादल चढ़ने लगे। एक नाविक को बुलाकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, हरिचरण, देख रहे हो ना कि बादल चढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए बजरा किनारे लगाकर बांध दो। किनारे पर पहुंचते ही सुरेंद्र बाबू की निगाह एक काली सी चीज की तरफ गई। नदी के उस पार तट से बिल्कुल समीप ही जल के ऊपर वह तैर रही थी। सुरेंद्र बाबू ध्यानपूर्वक उसे देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी मनुष्य का सिर है। फिर भी मनोरंजन के लिए उधर से अपना ध्यान हटाकर नौकर को आज्ञा दी कि उस्ताद जी को बुला लाओ। फौरन उस्ताद जी आकर उनके सामने हाजिर हुए। उस्ताद जी को देखकर उन्होंने कहा, उस्ताद जी, शायद अब तूफान नहीं आएगा, कुछ गाना बजाना होना चाहिए। सिर हिलाकर उस्ताद जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। सुरेंद्र बाबू फिर वही काली काली वस्तु देखने लगे। थोड़ी देर बाद ही एक गाने वाली युवती आकर पास ही गलीचे पर बैठ गई। उस्ताद जी भी बाजा तबला लिए हुए बजरे की छत पर चढ़ रहे थे। यह देखकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, तुम नीचे जाओ, तबले बाजे की जरूरत नहीं, आज ऐसे ही गाना होगा।
एक सूखी हंसी हंसकर उस्ताद जी नीचे चले गए। जो स्त्री आकर गलीचे के ऊपर बैठी थी उसका नाम था जयावती। उम्र उसकी लगभग 20 वर्ष थी। वह बहुत ही हष्टपुष्ट थी और शरीर उसका सुडौल था। देखने में वह बुरी नहीं थी। सुरेंद्र बाबू की कृपा वह बहुत दिनों से प्राप्त करती चली आ रही थी। बंगाली के घर की बेटी थी। साज श्रृंगार में भी कुछ अधिक आडंबर नहीं था। काले किनारे की एक देसी साड़ी और 2 एक जेवर पहनकर वह बहुत ही शांत और शिष्ट कुलवधू की तरह स्थिर होकर बैठी हुई थी। उसकी तरफ देखकर सुरेंद्र बाबू जरा मुस्कुराए और बोले, जया, आज सारे दिन मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सका हूं? सिर में दर्द हो रहा था, इसी कारण दिन भर पड़ी रही। अच्छा, अब तो दर्द नहीं है? तनिक हंसकर जयावती ने कहा, थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है। तो क्या गाना गा सकोगी? जयावती हंसी। उसने कहा, आज्ञा दीजिए। आज्ञा की कौन सी बात है, जो इच्छा हो गाओ। जयावती ने एक गीत गाना शुरू किया। सुरेंद्र बाबू अन्मयस्क भाव से जयावती का गीत सुनने लगे, लेकिन उनकी निगाहें तो उस पार तैरती हुई उस काली काली चीज पर ही लगी हुई थी। कुछ देर तक सुनते रहने के बाद जयावती का गीत खत्म होने के पहले ही वे बोल उठे, देख तो जया, क्या वो चीज बह रही है? जयावती ने गाना बंद कर दिया। ध्यानपूर्वक उस तरफ देखकर उसने कहा, मालूम तो कुछ पड़ता है। तो दूरबीन लेकर उसे देखना चाहिए। दूरबीन का बक्स आया। खोलकर सुरेंद्र बाबू ने आंख से दूरबीन लगाई और देखने लगे कि क्या चीज है। जयावती ने पूछा, वो क्या है? एक आदमी सा मालूम पड़ता है। इतनी देर से पानी में क्या कर रहा है? पता नहीं, देखने पर मालूम होगा। तो एक आदमी भेज दीजिए। नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। सुरेंद्र बाबू की आज्ञा के अनुसार नाविक ने बजरे से खोलकर छोटी नाव सामने लगाई। उस पर बैठकर सुरेंद्र बाबू ने नाविक को आज्ञा दी, उस पार ले चलो। नाव जब लक्ष्य स्थान के समीप पहुंच गई तब सुरेंद्र बाबू ने देखा कि एक तरुणी गले भर पानी में खड़ी है। कमल के समान अनिध्य सुंदर उसकी कांति है। मेघ के समान काले काले उसके बाल नीले पानी पर चारों ओर फैले हुए हैं। सुरेंद्र बाबू और भी पास पहुंच गए, परंतु वह स्त्री ना तो नौका पर चढ़ी और ना उसने उस संबंध में कुछ इच्छा ही प्रकट की। पहले की तरह वह चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर के बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, क्या आसपास कोई गांव है? तरुणी ने कहा, मालूम नहीं, शायद नहीं है। तो तुम यहां कहां से आई हो? तरुणी कुछ न बोली। क्या तुम्हारा घर कहीं पास ही है? नहीं, बहुत दूर है। तो यहां क्यों आई हो? जी, हमारी नाव डूब गई है। कब? कल रात में। तुम्हारे साथ के आदमी कहाँ हैं? पता नहीं। तुम अभी तक पानी में ही क्यों खड़ी हो? आसपास के किसी गांव की तलाश क्यों नहीं की? तरुणी फिर चुप रही। बात का उत्तर न पाकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर होगा? कोई 10-12 कोस के करीब। किस तरफ? जिस तरफ को सुरेंद्र बाबू का बजरा जा रहा था उसी तरफ इशारा करके तरुणी ने कहा, उस तरफ। जरा सा सोचकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, मैं उसी तरफ जा रहा हूं। मेरे बजरे में एक स्त्री भी है। अगर तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं घर पहुंचा दूंगा। इस बात का कोई उत्तर न पाकर तरुणी की चुप्पी दूर करने की कोशिश करते हुए सुरेंद्र बाबू बोले, चलोगी? चलूंगी। तो आओ। इस बार फिर कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, मेरी धोती बह गई है। अब सुरेंद्र बाबू की समझ में यह बात आई कि यह इतनी देर से पानी में क्यों खड़ी है। इससे वे स्वयं तो तट पर उतर गए और नाविक को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम बजरे में जाकर एक धोती ले आओ। फिर तरुणी से उन्होंने पूछा, कपड़ा मिल जाने पर मेरे साथ चलोगी ना? तरुणी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रकट की। नाविक कपड़ा लेकर लौट आया। उसके थोड़ी देर के बाद ही सुरेंद्र बाबू सबको लिए हुए आकर बजरे में बैठे।
बजरे में पहुंचने पर सुरेंद्र बाबू ने उस स्त्री को जयावती के हवाले किया। जयावती भी मधुर भाषण के द्वारा उसका स्वागत करके बहुत ही आदर पूर्वक अपने कमरे में ले गई और उसने सारी रात उसे वहीं रखा। जयावती ने उस तरुणी को खाना खिलाया, फिर अपने पास बैठाकर बोली, तुम्हारा क्या नाम है बहन? मेरा नाम तो मालती है, और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है जयावती। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? महेशपुर में। और वो यहाँ से कितनी दूर होगा? उत्तर की ओर करीब 10-12 कोस की दूरी पर। और तुम्हारी ससुराल कहाँ है? थोड़ा सा हंसकर मालती ने कहा, कहीं नहीं। यह कैसे? क्या शादी नहीं हुई? शादी हुई थी, पर अब सब खत्म हो चुका है। जरा दुखित भाव से जयावती ने पूछा, कितने दिन हुए होंगे? बहुत दिन। वे सब बातें अब मुझे याद भी नहीं आती। यह बात दबाकर जयावती ने पूछा, अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन प्राणी है? कोई नहीं है। एक बुआ थी, शायद वे भी अब जिंदा नहीं है। जयावती ने समझा कि शायद इस बात से नौका दुर्घटना का संपर्क है। इससे इसके संबंध में और बातें करना उसे ठीक नहीं लगा। तो क्या तुम लोग कहीं जा रहे थे? कुछ देर सोचकर मालती ने कहा, जी, सागर द्वीप को। जो लोग तुम्हारे साथ थे उन सब का क्या हुआ? मालूम नहीं। घर जाओगी अब? जी, यही सोच रही हूँ। जरा सा हंसकर जयावती बोली, मेरे साथ चलोगी? अगर ले चलोगी तो चलूंगी। तुम्हारे स्वामी ने मेरा बड़ा उपकार किया है। इसके सिवा घर में भी अब मेरा कोई अपना नहीं है। घर पहुंचने पर भी किसके पास रहूंगी ये भी मालूम नहीं है। जयावती ने मालती से साथ चलने को कह तो दिया, लेकिन उसके बाद ही उसने दांत तले जीभ दबाई। मालती का उत्तर सुनकर वह मन ही मन शंकित भी हुई। जयावती के मन में यह बात आई कि मालती को साथ ले जाना बहुत अच्छा नहीं है। मालती ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? नारायणपुर में। कहाँ जाना हो रहा है? घूमने के लिए। बाबू साहब की तबीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए। 2-4 बातें और हुई, फिर उन दोनों को ही नींद आ गई और सवेरा होने पर जागी। रात भर सुरेंद्र बाबू को अच्छी तरह नींद नहीं आई, इसलिए सुबह सवेरे ही शैया का परित्याग करके वे उठ गए। हाथ मुंह धोकर गुड़गुड़ी के नीचे में मुंह लगाए हुए वे आकर ऊपर छत पर बैठे। वायु का जोर था, पाल उठाकर मल्लाहों ने बजरा खोल दिया। कुछ दिन चढ़ जाने पर जयावती को बुलाकर सुरेंद्र बाबू ने पूछा, क्या क्या तुम उस औरत के बारे में मालूम कर सकी हो? सब कुछ। अच्छा, उसका घर कहाँ है? महेशपुर में। और महेशपुर कहाँ है? ये तो नहीं मालूम। यहाँ से कोई 10-12 कोस उत्तर में है। उसके बाप का क्या नाम है? बाप तो है नहीं। सुरेंद्र बाबू ने कहा, तब तो मानो उसका सारा हाल जान लिया तुमने। उसके पति का क्या नाम है? पति भी नहीं है। ससुराल नहीं है? ये उसने नहीं बतलाया। कुछ सोचकर सुरेंद्र बाबू ने कहा, ये किस जाति की है, क्या तुम्हें मालूम है? नहीं। नाम जानती हो? जानती हूँ, उसका नाम मालती है। अगर मालती को आपत्ति न हो तो जरा देर के लिए उसे मेरे कमरे में बुलाओ, मैं स्वयं उससे सब बातें पूछूंगा। जरा देर के बाद एक नौकर ने आकर कहा, कमरे में आइए। सुरेंद्र बाबू वहां जरा भी देर न करके कमरे में जा पहुंचे। नीचे गलीचे पर मालती सिर झुकाए हुए बैठी थी। जयावती भी पास ही खड़ी थी, किंतु सुरेंद्र बाबू के प्रवेश करते ही वो वहां से चली गई। वह जानती थी कि मेरे यहाँ रहने पर संभव है कि सब बातें ना हो सकें, संभव है कि बातचीत में कुछ असुविधा हो, इसलिए वो वहां से हट गई। किंतु ओट में वह खड़ी थी या नहीं, सुरेंद्र बाबू और मालती की सब बातें सुनने की उसके मन में इच्छा थी या नहीं, ये ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। कमरे में आकर सुरेंद्र बाबू एक काउच पर बैठ गए। देर तक चुपचाप वे मालती के मुंह की तरफ देखते रहे। उसका मुंह बहुत ही मलिन था।
बहुत ही विषादमय, परंतु देखने में वह बहुत ही मनोमुग्धकर मालूम पड़ रहा था। उसके शरीर का रंग बहुत ही सुंदर था। अंग प्रत्यंग का गठन देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा मानो इतना सौंदर्य उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं। सुरेंद्र बाबू ख्याल करने लगे कि यह स्त्री विधवा है, लेकिन जाति इसकी क्या है। इसी तरह कुछ देर सोच विचार करने के बाद आखिर में उन्होंने मुंह खोलकर पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मालती ने कहा, हारान चंद्र मुखोपाध्याय। क्या वे घर पर ही हैं? तनिक सोच विचार कर मालती ने कहा, नहीं, वे नहीं हैं। सुरेंद्र बाबू ने समझ लिया कि इसके पिता की मृत्यु हो गई है। उन्होंने पूछा, घर पर और कौन है? इस बार मालती बहुत देर तक चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने कहा, संभवतः कोई नहीं है। इतने दिन तक तुम थी कहाँ? वहीं थी, लेकिन हम लोग सागर जा रहे थे। रास्ते में नौका डूब गई। तुम्हारी ससुराल कहाँ है? कालीपाड़ा में। और वहां तुम्हारा कौन है? कोई ना कोई तो होगा ही, लेकिन उन सबको मैं पहचानती नहीं। वहां कभी गई नहीं हो? जी, शादी के समय केवल एक बार गई थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ भी कोई नहीं है? ससुराल में भी कम से कम तुम्हारे जानते में कोई नहीं है? ऐसी हालत में तुम जाओगी कहाँ? कलकत्ता। और कलकत्ता में तुम्हारा कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है? तब कलकत्ते में कहाँ रहोगी? किसी न किसी का घर ढूंढ लूंगी। और उसके बाद? मालती चुपचाप बैठी रही। सुरेंद्र बाबू ने कहा, क्या तुम भोजन बनाना जानती हो? जी, जानती हूँ। कलकत्ते में यदि तुम्हें कहीं भोजन बनाने का काम मिल जाए तो तुम करोगी? जी, करूंगी। सुरेंद्र बाबू बड़ी देर तक चुप रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा, क्यों मालती, कलकत्ता के अलावा अगर और जगह तुम्हें काम मिल जाए तो तुम करोगी? सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं। इस उत्तर से सुरेंद्र बाबू कुछ दुखी से हुए और कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा, कलकत्ते में तुम जो प्राप्त करने की आशा करती हो, दूसरी जगह तुम उससे अधिक पाओ तो करोगी या नहीं? मालती ने पहले ही की तरह सिर हिलाया। कलकत्ते के सिवा मैं और कहीं ना जाऊंगी। सुरेंद्र बाबू ने एक लंबी सांस ली। उनका मुरझाया हुआ मुख देखकर मालती भी समझ गई कि मेरी बात सुरेंद्र बाबू के मन के अनुकूल नहीं हुई। इससे उन्होंने शायद दुख का अनुभव किया है। दूसरी तरफ देखते हुए सुरेंद्र बाबू ने कहा, जो लोग कलकत्ते को जानते नहीं, उनके लिए वो बहुत ही बुरी जगह है। तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसी के अनुसार काम करो, परंतु रहना खूब सावधानी से। तुमसे एक बात और कहता हूं, मेरा नाम है सुरेंद्रनाथ चौधरी। मेरा घर नारायणपुर में है। यदि कभी तुम्हारा कोई काम पड़े तो मुझे सूचित कर देना या मेरे घर आ जाना। विपत्ति के समय तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार कर सकता हूं। मालती सिर झुकाए मौन भाव से बैठी रही। 1 सप्ताह के बाद हम लोग लौटकर कलकत्ता की तरफ चलेंगे। तब तक तुम इसी बजरे में रहो। कलकत्ता पहुंचने पर तुम उतर जाना। सुरेंद्र बाबू के चले जाने पर मालती अपनी जगह पर आकर रोने लगी। सुरेंद्र बाबू की बातों से उसे वेदना का अनुभव हुआ, किंतु उसके रोने के और भी सैकड़ों हजारों कारण थे। सुरेंद्र बाबू ने उसकी लज्जा का निवारण किया था, बजरे में उसे स्थान दिया था और भी अधिक उपकार किया था और भविष्य में उपकार करने की आशा भी दे रहे थे। परंतु मालती क्या केवल भोजन बनाने की नौकरी करने के उद्देश्य से कलकत्ता जा रही थी? स्नेहमयी माता, रोगशैया पर पड़े हुए भाई, असहाय परिवार का परित्याग करके क्या वह केवल उदर पूर्ति के लिए आई थी? पाचिका का कार्य करने की बात तो केवल छल मात्र थी। वह चाहती थी धन पैदा करना और कलकत्ते के अलावा और कहीं अधिक मात्रा में धन प्राप्त करना संभव नहीं था।
मालती ने धन पैदा करने का मार्ग निर्धारित कर लिया था। वह जानती थी कि मैं रूपवती हूँ और अनुपम रूपवती हूँ। कलकत्ता बड़ा और समृद्धिशाली नगर है। वहां यह रूप लेकर जाने पर इसके विक्रय के लिए चिंता न करनी पड़ेगी। इस रूप का मूल्य भी यथासंभव आशा से कहीं अधिक मिलेगा। इसी से वह कलकत्ता जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हुई थी। उसने सोचा था कि वहां मेरा आदर होगा। अभी मैं दरिद्र हूं, बाद को धनवती हो जाऊंगी। अभी तक दुख से जीवन बीत रहा था, अब सुख में बीतेगा। परंतु मन में इस तरह की धारणा बदमूल कर रखने पर भी भला वह रोती क्यों थी? दुख किस बात का था उसके मन में? लेकिन इसे तो केवल वही बता सकती थी। दूसरे दिन बजरा हलूदपुर नामक ग्राम के नीचे से होकर चलने लगा। मालती खिड़की खोलकर बंधे हुए घाट की तरफ ताकती रही। घाट पर कोई मनुष्य नामधारी जीव नहीं था। जिस आशा से मालती ताक रही थी वह पूरी नहीं हुई। गांव छोड़कर बजरा दूर चला गया। मालती खिड़की बंद करके सिसक सिसक कर रोने लगी। जयावती समीप जाकर बैठी, आंखें पोंछकर स्नेहपूर्वक बोली, रोने से क्या लाभ होगा बहन? उन लोगों का समय हो गया था, इसीलिए माता गंगा ने उन्हें गोद में ले लिया। जयावती के मन में यह बात आई कि नौका डूबने के कारण जो लोग जलमग्न हो गए हैं, मालती उन्हीं के लिए रो रही है। आंखें पोंछकर मालती उठकर बैठ गई। जयावती उसकी अपेक्षा अवस्था में अधिक थी, इससे वह उसका स्नेह किया करती थी। उसे अपनी छोटी बहन समझती थी। विशेषतः यह सुनकर कि मालती कलकत्ता में उतर जाएगी, उसका स्नेह और भी बढ़ गया था। उसके उठकर बैठने पर जयावती तरह तरह की बातों से उसे भुलाने की कोशिश करने लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद श्रोताओं। शेष कहानी अगले भाग में।